नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया भारत में समानता के अधिकार पर, जो दिया गया है अनुच्छेद 14 भारत के संविधान में। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, भाषा, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब भारत में हर नागरिक को एक समान अवसर मिलेगा और किसी के साथ भी सिर्फ इस वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी खास धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग का है। अब इसके पहले एक बात समझ लीजिएगा। देखिए, आर्टिकल 15 जो है वो एक तरह से आर्टिकल 14 को ही आगे बढ़ाता है। उसी की बात वे एक तरफ से और जोर देता है। जहां आर्टिकल 14 में ये कहा गया था कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है, वहीं आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि सिर्फ चूंकि कोई व्यक्ति किसी एक धर्म का है, किसी जाति का है, किसी क्षेत्र का है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि आप पूछेंगे कि आर्टिकल 15 के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, मूल क्या है, तो समझिएगा कि जब भारत को आज़ादी मिली और भारत के संविधान को बनाने की चर्चा चल रही थी, तो ये समझ में आ गया था कि भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिनकी वेशभूषा अलग है, उनका कल्चर अलग है, खान पान अलग है। कई बार ये देखा गया कि कुछ ऐसे रास्ते जो सबके लिए खुले होने चाहिए, पब्लिक के लिए खुले होना चाहिए, वो कुछ जाति के लोगों पर को उन रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं था। कुछ कुएं, कुछ टैंक जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ जाति के लोगों को वहाँ पे पानी पीने तक की परमिशन नहीं थी। तो कई प्रकार से समाज में भेदभाव हो रहा था। सच तो ये है कि आज भी कई जगहों पर भारत में ये भेदभाव तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही भारत का संविधान आया, संविधान में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि भारत का जो नागरिक है, कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आज की संक्षिप्त से वीडियो में मैं जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आर्टिकल 15 की भाषा क्या कहती है, और अगले वाले वीडियो में इस पर थोड़ी और विस्तृत से चर्चा करूंगी। तो देखते हैं आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 15 का पहला सब क्लॉज एक पहले जनरल बात कहता है, जो मैंने आपको समझाई। ये कहता है कि राज्य में किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, जो बताता है कि किसी भी नागरिक को दुकानों, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स या कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पर जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य के फंड से बने या पब्लिक के लिए बनाए गए कुएं, टैंक, नहाने के घाट, सड़क और पब्लिक रिजॉर्ट या पब्लिक की कोई भी जगह के उपयोग से किसी भी नागरिक को रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 क्लॉज 3 की ही बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन बताते हैं। ये कहते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 कि सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। महिलाएं और बच्चे जो हैं वो एक तरह से विशेष वर्ग में आते हैं, इसलिए उनके लिए यदि कोई विशेष प्रावधान बनता है तो वो भेदभाव के अंतर नहीं आएगा, उसके अंदर जो है उसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा। इसलिए यदि भारत में सरकारें इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी लेवल पर महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी हो, आरक्षण की पॉलिसी हो, तो वो भेदभाव में नहीं आएगी। लेकिन क्या ये हो सकता है कि कोई ऐसा कानून बने जो महिलाओं को ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं, लेकिन अनफेवरेबल ट्रीटमेंट करे, मतलब पुरुषों को कोई ऐसा अधिकार दे जो महिलाओं के पास नहीं है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि जब आर्टिकल 14 के हिसाब से हर व्यक्ति बराबर माना गया है, तो फिर महिलाओं को ये स्पेशल अधिकार क्यों, उनके लिए रिजर्वेशन की बात क्यों? इसका
विस्तृत में जवाब दूंगी अगले वीडियो में। लेकिन एक बात समझिएगा, संविधान बनाने वालों को ये बात भली भांति पता थी कि कुछ समाज में ऐसे विशेष वर्ग हैं कि जो ऐतिहासिक कारणों से पीछे रहे हैं, जिन्हें पिछड़ा वर्ग माना जाता है। तो उन लोगों को यदि बराबरी पर लाने के लिए सरकार को कुछ अलग से स्पेशल कानून बनाने पड़े तो उसको भेदभाव के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अब आते हैं जल्दी से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 पर। सब क्लॉज 4 जो है वो राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। और फिर आता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जो कि बाद में शामिल किया गया। ये कहता है कि एक प्रकार से क्लॉज 4 को ही आगे ले जाता है और बताता है कि आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 19 हम अभी बाद में समझेंगे, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं भी वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी। ये विशेष प्रावधान है जिसे प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन के लिए भी लागू किया जा सकता है। अब कुछ उदाहरणों की मदद से आपको आर्टिकल 15 और गहराई से समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक बात पहले जानिएगा, आर्टिकल 14 और 15 में दो मुख्य अंतर हैं। आर्टिकल 14 जनरल है, उसका स्कोप बहुत व्यापक है। आर्टिकल 15 थोड़ा लिमिटेड है। आर्टिकल 15 एक तरह से 14 की ही बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि सब बराबर तो हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे धर्म, लिंग, जाति, क्षेत्र, इन सारे ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़, आर्टिकल 14 में जो शब्द यूज हुआ था फॉर ऑल पर्सन्स लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप नागरिक हैं भारत के या नहीं हैं, आपको समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 जो है उसमें जो शब्द यूज हुआ है वो है सिटीजन्स या नागरिक। तो आर्टिकल 15 में यदि कोई व्यक्ति किसी कानून को चैलेंज करता है तो वो सिर्फ सिटीजन्स या नागरिकों के अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए ही कर सकता है। आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों के तौर पर। देखिए, पहली बात, एक मानिएगा कि कोई कानून है किसी राज्य में जो ये कहता है कि जो पुरुषों के स्वामित्व की ज़मीन है, पुरुषों को उस स्वामित्व से हटाया जा सकता है यदि उस कानून में दिए गए 5 में से कोई भी एक आधार पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मानिएगा कि वो व्यक्ति जो है वो किसी भी कारण से अपनी प्रॉपर्टी चलाने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए एक तरह से जो है वो सही पात्र नहीं है, तो क्या सरकार ये कह सकती है कि आपको इस ज़मीन का स्वामित्व नहीं दिया जाएगा या आपको इस ज़मीन का स्वामी नहीं माना जाएगा? यदि कानून में दिए गए 5 में से कोई एक भी आधार पूरा होता है तो कानून कहता है कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सरकार को पहले उस पुरुष स्वामित्व को, या जो पुरुष है लेकिन ज़मीन का स्वामी है, उसको पहले एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन वही कानून ये कहता है कि महिलाओं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो ज़मीन का स्वामित्व रखती हैं, उनको हटाने के लिए किसी भी स्पेसिफिक ग्राउंड या आधार की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई शो कॉज नोटिस की आवश्यकता है। तो आपके हिसाब से क्या ये कानून आर्टिकल 15 के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभाव वाला माना जाएगा? ये सवाल उठा उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में 1954 में राजेश्वरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1954, इलाहाबाद, पेज नंबर 608। और जिस कानून की मैं बात कर रही थी वो था यूपी कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट 1912। तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये मेल प्रोप्राइटर्स को और फीमेल प्रोप्राइटर्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। उन दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। और आर्टिकल 15 में जो ये एक शब्द यूज़ किया गया है कि यदि कोई भेदभाव हो रहा है और सिर्फ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर हो रहा है, इसका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है,
तो ऐसे कानून को डिस्क्रिमिनेटरी माना जाएगा। तो ये जो वर्ड है ओनली, कि पूरा डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस ही यहाँ पे, जैसे इस केस में केवल लिंग है कि यदि आप पुरुष हैं और किसी ज़मीन के स्वामी हैं तो आपको शो कॉज नोटिस सरकार देगी, लेकिन यदि आप महिला हैं तो आपको शो कॉज नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया एज डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ आर्टिकल 15, ये कहते हुए कि अनुच्छेद 15 का इसमें हनन हो रहा है। आइए एक दूसरा सवाल पे सोचने की कोशिश करते हैं। मानिएगा कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, यदि ये कानून बन जाए कि म्युनिसिपैलिटीज़ में इलेक्शन के समय पे जो लोग वोट करेंगे उनको अलग अलग धर्म के बेसिस पर वोट करना पड़ेगा, उनको जो उनका जो एक प्रकार से कहा जाए कि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरेट्स का डिवीजन होगा वो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स होगा। नैनसुक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 384 में यही क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरेट्स करना म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए केवल और केवल धर्म के नाम पर आर्टिकल 15 का वायलेशन है। इससे ही एक जुड़ा हुआ सवाल जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट में आया, जहाँ पे सवाल था पंचायती इलेक्शन को लेकर कि जब पंचायत के इलेक्शंस होते हैं तो जो डिलिमिटेशन किया जा सकता है, क्या उसका बेसिस केवल और केवल कास्ट या जाति हो सकता है? कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, उसे भी आर्टिकल 15 के अगेंस्ट में या वायलेशन में माना जाएगा, और ऐसा डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पंचायती राज इलेक्शन के लिए जो केवल और केवल जात के आधार पर हो नहीं किया जा सकता। जब आप इलेक्शन में वोट कर रहे हैं तो उसका कौन वोट कर रहा है, किसे वोट कर रहा है, इसका बेसिस इस देश में जाति या धर्म नहीं हो सकता। अब आते हैं एक तीसरे सवाल पे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। देखिए, राजस्थान में एक गांव में पुलिस को ये खबर मिली, कुछ रिपोर्ट्स मिली कि गांव के ही कुछ लोगों ने कुछ डकॉइट्स को अपने घर पर पनाह दे रखी है, और इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस गांव में काफ़ी बिगड़ रही थी। काफ़ी पुख्ता रिपोर्ट्स तो थी लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। तो राजस्थान सरकार ने ये तय किया कि गांव में एडिशनल पुलिस की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि ये पुलिस ऑफिसर्स को, जो एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पे लगाया जाएगा ड्यूटी पर गांव में, उसके जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो ये कहा गया कि गांव वालों को ही वहन करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक नई बात कि गांव में जो मुस्लिम्स हैं और जो हरिजन हैं उनको इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मानिएगा कि जो भी खर्चा आएगा उसमें सबको, गांव वालों को अब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना है, लेकिन हरिजन समाज और मुस्लिम समाज के लोगों को उसमें जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्या रीज़न था? बहुत सारे रीजंस दिए गए, लेकिन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रताप सिंह 1960 का केस है ये, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1208। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर दो अलग अलग ग्रुप बनाता है। एक वो ग्रुप गांव के जिसमें सारी और समाज के लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, और एक तरफ हरिजन और मुस्लिम्स जिनको नहीं देना पड़ेगा। तो जब कभी भी सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिसमें दो अलग अलग लोगों को, दो अलग अलग या समूह लोगों के, दो अलग अलग समूह लोगों के, उनके साथ अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है, और उसका बेसिस क्या है? धर्म, जात, लिंग, क्षेत्र, भाषा। कोर्ट ने कहा ये नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 15 इसकी अनुमति नहीं दे सकता। एक बात और समझने की कोशिश करिएगा। शायद ये सवाल आपके जहन में चल रहा होगा कि भारत में पर्सनल लॉस का क्या? अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने अपने पर्सनल लॉस हैं। जैसे कि पर्सनल लॉज मतलब वो कानून जो आपके पर्सनल मामलों से संबंधित हैं। आप किससे शादी करें, शादी के लिए कानून क्या होगा, बच्चों का कस्टडी, आपका मेंटेनेंस, डिवोर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जहाँ हिंदूज़ के लिए भारत में अलग पर्सनल लॉज हैं, वहीं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस के लिए अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। इन अलग अलग पर्सनल लॉज में कई बार महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं। सबको एक जैसे प्रोविजंस भारत में महिलाओं के लिए नहीं हैं। मानिएगा कि यदि आप एक हिंदू महिला हैं तो आपको जो है
क्या लॉ गवर्न करेगा वो बहुत डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू एक क्रिश्चियन महिला, स्पेशली यदि आप शादी, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी, डिवोर्स की बात कर रही हैं। तो सवाल आया कि क्या ये जो पर्सनल लॉज हैं इन्हें आर्टिकल 15 का एक तरीके से वायलेशन नहीं माना जाए। अब ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, क्योंकि एक तरफ तो संविधान है और एक तरफ भारत में जो परंपराएं हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करते हैं, सारे पर्सनल लॉज को एक साथ तो आर्टिकल 15 के तहत बाहर नहीं फेंका जा सकता खिड़की के। तो कृष्णा सिंह वर्सेस मथुरा आहिर 1980 का जजमेंट है, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 707। उसमें ये कहा गया कि पर्सनल लॉज जो हैं वो एक तरह से आर्टिकल 15 के एम्बिट के बाहर हैं। मतलब आर्टिकल 15 में कोई पर्सनल लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे थमा नहीं और अलग अलग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अलग अलग पर्सनल लॉज के अलग अलग प्रोविजंस कई बार चैलेंज हुए हैं। एक आध दो उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 16 है, जो ये कहता है कि यदि वो बच्चे जो एक वॉइड मैरिज से जिनकी उत्पत्ति हुई है, कोई शादी है जो वॉइड मैरिज मानी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वॉइड मैरिज का एक उदाहरण जैसे माने कि हिंदू कानून के हिसाब से जब तक किसी एक व्यक्ति की एक ऑलरेडी शादीशुदा महिला है वो किसी और महिला के साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन मानिएगा कि कोई हिंदू पुरुष एक शादीशुदा महिला के साथ रहते हुए किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर लेते हैं और उससे दूसरी महिला के साथ बच्चों की उत्पत्ति होती है। ये बच्चे जो हैं, अब इनका लीगल स्टेटस क्या होगा? क्या ये लेजिटिमेट होंगे, क्या ये इलेजिटिमेट होंगे और इनका कानून में क्या अधिकार होगा? तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 16 ये कहता है कि इस प्रकार की जो वॉइड मैरिजेस हैं, जिन्हें लीगल एक तरह से रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता, उसके बावजूद भी ऐसी शादियों से जो बच्चे होते हैं उन्हें लेजिटिमेट माना जाएगा। इसके पीछे कानून की मंशा ये है कि जो बच्चे हैं उनकी तो कोई भूल नहीं है, तो उन्हें अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि क्या इस प्रकार का जो कानून है वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत संवैधानिक है या असंवैधानिक है? कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 16 जो है वो वैलिड है, वो कानूनी है, क्योंकि ऐसे सारे बच्चे जो कि वॉइड मैरिजेस के कारण होते हैं या वॉइड मैरिजेस के बाद होते हैं, वो सारे बच्चों के साथ एक ही जैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या कि उन सबको कानूनी दर्जा दिया जा रहा है, उन सभी को लेजिटिमेट चिल्ड्रन माना जा रहा है। और इस ग्राउंड पे कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 16 जो है वो आर्टिकल 15 के वायलेशन में नहीं माना जाएगा। दो और उदाहरण आपको जल्दी से समझाना चाहती हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये दो उदाहरण मैंने आपके लिए चुने हैं। पहला एक उदाहरण आया गीता हरिहरन वर्सेस RBI, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1149। इसमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का सेक्शन 6A चैलेंज में था, जिसके तहत यदि कोई भी हिंदू माइनर है, मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा, तो उसका जो गार्जियन है वो पिता ही हो सकता है। और पिता के बाद जो शब्द यूज हुआ था कानून में आफ्टर, कि आफ्टर द फादर ओनली देन कैन द मदर बिकम द गार्जियन। तो सवाल ये हुआ कि ये तो एक प्रकार से लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ। क्यों ऐसा है कि एक हिंदू जो बच्चा है उसका गार्जियन केवल एक पिता ही हो सकता है और पिता के बाद माता हो सकती हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं पिता को जो है वो एक महिलाओं से या माता से जो है एक और फेवरेबल स्टेटस दिया जा रहा है और माताओं के साथ जो है वो एक प्रकार से लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब कोर्ट के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ। कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, जिसके माध्यम से मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहती हूँ। कोर्ट ने कहा कि ये जो वर्ड है आफ्टर, यदि उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए कि पिता के नहीं रहने के बाद माता गार्जियन बनेगी, तो क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जब कभी कोई कानून कोर्ट के सामने चैलेंज होता है और फंडामेंटल राइट्स
के अंतर्गत चैलेंज होता है कि यहाँ पे ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है जो फंडामेंटल राइट है, तो कोर्ट पहले ये कोशिश करेगी कि क्या उस कानून को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि वो गैर संवैधानिक ना हो और अपना औचित्य भी पूरा कर ले। इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि कानून और संविधान के प्रावधानों को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट किया जाए, इस प्रकार से पढ़ा जाए कि यदि गुंजाइश हो तो उन्हें एक दूसरे का विरोधी ना माना जाए, उनको साथ में लेते हुए अपना इंटरप्रिटेशन दिया जाए। तो कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन दिया सेक्शन 6A ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के इस प्रोविजन को, और कोर्ट ने ये कहा कि इस वर्ड आफ्टर को इस प्रकार से देखा जाएगा कि यदि किसी भी कारण से पिता जो है वो बच्चे के एक्चुअल चार्ज ऑफ अफेयर्स में नहीं है, मतलब पिता के मरने के बाद माता गार्जियन नहीं बनेंगी। यदि पिता जीवित है, माँ जीवित है, और पहले कोई भी एक ही गार्जियन हो सकता है, दो गार्जियन साथ में नहीं हो सकते, तो पिता पहले गार्जियन है, लेकिन किसी भी कारण से यदि पिता इज नॉट इन द एक्चुअल चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब पिता जो हैं वो बच्चे के मामलात को लेकर जो है वो एक्चुअल चार्ज में नहीं है, चूँकि हो सकता है वो दूर रहते हों या पति पत्नी जो है वो अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेशन का समय चल रहा है किसी भी कारण से, तो ऐसे में माता जो है उन्हें गार्जियन माना जाएगा। अब आप में से कुछ ये कह सकते हैं कि उसके बाद भी तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पहले पिता को ही क्यों गार्जियन माना जाए, क्यों माता और पिता साथ में गार्जियन नहीं हो सकते? तो शायद मैं मानूंगी कि आपकी बात में कुछ दम तो है, लेकिन खैर इस केस में तो यही हुआ कि इस वर्ड आफ्टर को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया कि पहले एक क्योंकि गार्जियन होना चाहिए गार्जियनशिप एक्ट के अनुसार। देखिए, न्यायालय का काम कानून बनाना तो नहीं है, कानून बनाना तो सरकार का काम है, सरकार ने कानून बना दिया। अब कोर्ट के सामने केवल सवाल ये था कि ये संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। कोर्ट यदि उसे कहती कि गैर संवैधानिक है तो उसे हटा दिया जाता। कोर्ट ने उस प्रकार से उस प्रोविजन को इंटरप्रेट किया थ्रू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कि ये कहा गया कि पहले पिता, और यदि पिता एक्चुअल चार्ज ऑफ अफेयर्स में नहीं है तो माता। एक आज के वीडियो के लिए आखिरी उदाहरण, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 3958। इसमें सवाल था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, एक कानून था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1956, एक स्पेशल कानून बनाया गया महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, और उसमें ये कहा गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 125 है, जो सारी महिलाओं को बिना धर्म के, सारी धर्मों की महिलाओं को अधिकार देता है मेंटेनेंस का, वो लागू नहीं होगा। देखिए, एक छोटी सी बात और समझिएगा, जब कभी दो कानूनों के बीच में भिड़ंत होती है, एक कानून जो कि जनरल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सारे जनरल लॉज हैं, और उसके ऊपर किसी एक मुद्दे पे एक स्पेशल कानून बनता है, जैसे कि इस केस में ये पर्टिकुलर मुस्लिम वुमेन्स राइट्स एक्ट बना, ठीक है। तो जो स्पेशल लॉ होता है वो हमेशा प्रिवेल करता है जनरल लॉ पे। मतलब यदि किसी भी विषय पर कोई भी जनरल लॉ है, लेकिन सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी एक मुद्दे पर एक स्पेशल कानून बनाती है, तो एक जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये है कि द स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स द जनरल लॉ। अब इस कानून में ये कहा गया कि जो जनरल लॉ है इस मुद्दे पर, मेंटेनेंस पर, सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको हटा दिया जाएगा, ये लागू नहीं होगा। इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस देने के लिए, वही लागू होंगे। तो सवाल कोर्ट के सामने ये था कि इस प्रकार से क्या सेक्शन 125 को हटा दिया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है ये बड़ा सोच समझकर बनाया गया है, और इसमें मुस्लिम महिलाओं को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 से कम प्रोटेक्शन नहीं है, बनिस्बत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि इद्दत के समय पर जो मेहर मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है, जो मेंटेनेंस है, उसके साथ साथ यदि डिवोर्स भी होता है मुस्लिम कपल के बीच में, तो पति को एक
अमाउंट तय करना होता है जो कि रीज़नेबल भी हो, फेयर भी हो। रीज़नेबल और फेयर कैसे तय किया जाएगा कि जो महिला थी, जो पत्नी थी, वो शादी के पहले उनकी क्या लाइफस्टाइल थी, उसको नज़र में रखते हुए एक अमाउंट दिया जाए यदि डिवोर्स लिया जा रहा है तो। इसका मतलब कि इस कानून के अंदर मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिला कि यदि उनका किसी भी प्रकार से डिवोर्स होता है तो उन्हें जो है मेहर भी दिया जाएगा, मेंटेनेंस भी दिया जाएगा और एक और राशि डिवोर्स के समय पर तय की जाएगी जो पुरुष जो है उसे महिलाओं को देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो बाकी महिलाओं को प्रोटेक्शन मिला है वो सारा प्रोटेक्शन तो मुस्लिम महिलाओं को मिला है यहाँ पे। तो कानून का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो गया। तो चूंकि ये धर्म के आधार पे है इसलिए इसे आर्टिकल 15 के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेटरी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब कि जब कभी कोई सवाल आता है कि कोई कानून डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं, गैर संवैधानिक है कि नहीं, तो कोर्ट ये देखेगा कि कानून किस प्रकार से दो कैटेगरी बनाता है और उस कानून का औचित्य क्या है। यदि ये दो अलग अलग कैटेगरी बनाने से जो मेन औचित्य है वो पूरा हो रहा है, जैसे कि इस केस में मुस्लिम महिलाओं को अपना पूरा अधिकार मिल रहा है, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन केवल और केवल बिना कोई पर्पस सर्व करते हुए सिर्फ इतना है कि क्योंकि धर्म है, क्योंकि लिंग है, क्योंकि भाषा है, क्योंकि क्षेत्र है, तो उसे भेदभाव की तरह देखा जाएगा और आर्टिकल 15 के अंतर्गत गैर संवैधानिक माना जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि इन उदाहरणों के बेसिस पर जो केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस करे वो केसेस आप चाहें तो डिटेल में ज़रूर पढ़ लें और मैंने आपको पूरा साइटेशन भी बताया है। तो इसके बेसिस पे आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है। लेकिन इन सब के बाद एक सवाल शायद आपके जहन में अभी भी होगा कि फिर यदि भेदभाव नहीं किया जा सकता तो आरक्षण का संवैधानिक आधार क्या है। आरक्षण चाहे अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, इस देश में रिजर्वेशन या आरक्षण कैसे संवैधानिक है, इसी बात को समझाऊंगी आपको अगले वाले वीडियो में, जहां पे विस्तृत से डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3, 4 और 5। तो देखना मत भूलिए। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपके क्या सवाल हैं, और यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया इनको अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ ज़रूर साझा करिएगा। संविधान जटिल मामला तो है, लेकिन इस देश में यदि हमें डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ कानून जानने वाले, लेकिन इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक, इस देश में रहने वाला हर कोई, चाहे उसका वकालत से, कानून से कोई संबंध हो या नहीं, वो संविधान को बिल्कुल अच्छे तरीके से जान ले, समझ ले और याद रखे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।